तो अगला पार्ट है आपका जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक, इस पाठ में ये व्यंग्यात्मक निबंध है और इसमें हमारे भारतीय सरकार की जो गुलाम मानसिकता है उसको दर्शाया गया है, किस तरह से वो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो जॉर्ज पंचम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए थे। इनको सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया था भारत का। उससे पहले 1901 में भी यहाँ आए थे। तो इनने यहाँ देखा कि जाति के आधार पर बहुत भेदभाव है, तो ये देख करके इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने ये सारी चीज़ों को हटाने के कार्य शुरू कर दिए। उसके बाद 1911 में यहाँ आए और इनके स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन भी गाया था। तो ब्राह्मणों ने भारत के राजमुकुट से जॉर्ज पंचम का राज तिलक किया था, स्तुति वंदना हुई थी। जॉर्ज के ने नवनिर्मित भारत का इंपीरियल मुकुट पहना और बंगाल विभाजन का जो 1905 में जो निर्णय हुआ था उस निर्णय को भी इन्होंने रद्द किया था, जिसका सभी ने स्वागत किया था। तो इस तरह से इनको भारत में बहुत सम्मानित किया जाता था, जिसके कारण दिल्ली में इनकी मूर्ति बनाई गई। तो दिल्ली में इनका एक स्टैच्यू है, बनाया गया था। तो उसी के आधार पर यह पूरा निबंध चल रहा है। तो दिल्ली में इनके जो स्टैच्यू बनाया गया था, जो मूर्ति बनाई गई थी, उसमें एक ऐसी घटना घटी कि उसकी नाक टूट गई। तो उसी पर है, देखिए अभी यहाँ पर जो लेखक बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इंग्लैंड की रानी, ये बहुत लंबे बात की बात है अभी। तो इंग्लैंड की रानी क्या कर रही है, भारत आ रही है, भारत भ्रमण पर आ रही है अपने पति के साथ। तो ऐसे में यहाँ जो लोग हैं वो डर गए हैं कि सब कुछ तो ठीक है, बट जॉर्ज पंचम की नाक कहीं गिर गई है, अर्थात हट गई है मूर्ति से। तो इस कारण से सारी चिंता उत्पन्न हो रही है। तो मैं इसका एक सार आपको बता रही हूँ। तो इंग्लैंड की रानी भारत आ रही है, तो उनकी पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरह वो कपड़े पहनेंगी, क्या पहनेंगी, ये सारी चीज़ें तय की जा रही हैं। और सैनिकों के स्थान पर फोटोग्राफरों की एक पूरी फौज तैयार हो रही है। अखबार पूरे सारी खबरें हमें दे रहे हैं। इंग्लैंड में जो हो रहा है वो सब कुछ यहाँ भारत में भी अखबारों में दूसरे दिन छप जा रहा है। रानी किस तरह से तैयारी कर रही है, यहाँ तक कि नौकर, बावर्ची, अंगरक्षक, सारी सबकी जीवनियाँ यहाँ के अखबारों में छाप दी गई हैं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें हमारे अखबार में छप गई हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ छप रही हैं और तैयारियाँ इंग्लैंड में चल रही हैं। तो इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। तो एक उत्साह सा एक यहाँ से वहाँ जो खबरें फैल रही हैं, तो उससे एक अलग ही बात है। राजधानी अर्थात दिल्ली में तहलका मचा हुआ है। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर आने वाली है, तो उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो राजधानी में जितने भी पुरानी चीज़ें थी, रोड जो थी, सड़कें थी, वो सब सही करवा दी गई हैं। टूटी फूटी सड़कों में ठीक से उनको सुधार दिया गया है। इमारतों को नया रंग लगा दिया गया है। तो सब कुछ अच्छा नया होने लग गया। मतलब कहा गया है कि देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट हो गया। काया पलट मतलब पूरा परिवर्तन हो गया। जितना भी धूल थी, जितनी भी वहाँ बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। कहने का मतलब है कि जितनी भी धूल थी, जितना भी वहाँ गंदगी थी, जितना भी वहाँ टूट फूट थी, सब सही कर दी गई है। तो लेखक ने अपनी भाषा में कहा कि सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई और इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों मतलब नौजवानों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात सज्जित इमारतों को सुंदर रंग चढ़ा करके सुंदर बना दिया गया। लेकिन इन सब के बाद भी एक मुश्किल थी, वहाँ जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी। जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। तो कहते हैं कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है, उस मूर्ति में से नाक गायब थी। तो इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए, ऐसे ही टूटी हुई रहने दिया जाए, या उसको मूर्ति को ही हटा दिया जाए। तो जैसा भी था, ये राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। कुछ पक्ष में बोल रहे थे, कुछ विपक्ष में बोल रहे थे, और अधिकतर लोग खामोश थे। खामोश इसलिए थे, उन्हें लग रहा था कि जो भी पक्ष जीतेगा हम उस तरफ बोलेंगे।
यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार भी तैनात किए गए थे। क्या मजाल कि कोई उसकी नाक तक पहुंच पाता। तो इस तरह से कार्यवाही चल रही थी। उसी ज़माने में एक हादसा भी हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार भी वहीं थे। गश्त लग रही थी। लाट मतलब मूर्ति की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो। एकाएक परेशानियां बढ़ गई। सरगर्मी शुरू हो गई, अर्थात बहस शुरू हो गई। इधर से उधर इसका उपाय ढूंढा जाने लगा। देश के खैर ख्वाहों मतलब शुभ चिंतकों की एक मीटिंग बुलाई गई। मामला पेश किया गया। सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। तो उच्च स्तर पर मशवरे हुए। सबके दिमाग खरोंचे गए, अर्थात सब सोच विचार किया सबने कि नाक का होना बहुत ज़रूरी है। इसी में एक मूर्तिकार को बुलाया गया और हुक्म दे दिया गया कि फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार, मतलब वो पैसे का लालची था। वो किसी भी तरह इस काम को करना चाहता था क्योंकि उसे पैसे कमाने थे। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अधिकारियों के चेहरे देखे जिनमें अजीब अजीब सी परेशानी थी। उन चेहरों पर कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास और कुछ बदहवास से थे। कुछ बहुत उदास थे, कुछ लटके हुए चेहरे थे, कुछ के होश उड़े हुए थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो तभी एक व्यक्ति ने कहा, उन्हीं अधिकारियों में से एक ने कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो कहता है कि मुझे पता होना चाहिए ये कब बनाई गई थी, कहाँ बनाई गई थी और इस मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। सब अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखकर कहा, जैसे कि आंखों आंखों में कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि ये मूर्ति का पत्थर कहाँ से आया था, कब बनाई गई थी। फिर खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। तो उसने पुरातत्व अर्थात पहले से जो प्राचीन विभाग है उस विभाग में जो पहले की फाइलें रखी हैं उन फाइलों को खोल खोल कर देखा। पेट चीरे का मतलब होता है उनको खोल के देखा। खोल करके देखा तो कोई सफलता हासिल नहीं हुई और वो अभी क्लर्क भी आगे आकर के कहने लगा कि मुझे माफ़ करिए, फाइलों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात जो फाइलें थी वो बिल्कुल उनके अक्षर गायब हो चुके थे। तो तब उसने कहा कि फाइलें सब हजम कर चुकी है। हुक्कामों के चेहरों पर फिर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है, इस नाक का दारोमदार आप पर है। तो फिर से एक कमेटी बना दी गई और कहा गया कि इस काम को करना है और इस पूरे काम की जिम्मेदारी आपकी है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। वह हर पहाड़ पर गया लेकिन उसे वो ऐसा पत्थर कहीं भी नहीं मिला। तो तब उसने वो लौट कर जवाब दिया कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। तो इतने में कमेटी का जो सभापति था उसने गुस्से में आकर कहा कि आप पर शर्म है कि आप विदेशी चीज़ें हम सब कुछ अपना चुके हैं, उनका दिमाग, उनका तौर तरीके, उनके रहने का ढंग। और जब हिंदुस्तान में बॉल डांस मिलता था, हमने जब उनका बॉल डांस तक अपना लिया है तो फिर उनका पत्थर हमें क्यों नहीं मिल सकता। तो आपको अक्ल होनी चाहिए, आप ऐसा कुछ करिए कि हम उस पत्थर को यहाँ प्रयोग में ला सकें। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में फिर चमक आई। उसने कहा, एक बात और कहना चाहूँगा लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक बिल्कुल ना पहुँचे। तो सभापति को भी एक आशा की किरण जगी और उसने चपरासी को हुक्म हुआ दिया कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दो। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में नेताओं की मूर्तियाँ भी तो हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं आप सब लोग ठीक समझे तो मैं उनकी मूर्तियों की जो नाक है उस नाक को नाप करके तोड़ कर ला के मूर्ति यहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दूँ। सब ने सबकी तरफ देखा और सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। तो सब ने सोचा कि जैसे भी है काम तो हो रहा है तो कर लेना चाहिए। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से करना। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का माप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नेरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई, तो सब जगह वो हर जगह गया। बंगाल गया, वहाँ पर जितनी मूर्तियाँ थी उनकी नाकों की नाप ली। बिहार गया, बिहार से वापस आया। उसके बाद मद्रास भी गया। मद्रास से भी अंत में पंजाब पहुँचा। पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों का भी उसने नाक का नाप लिया, लेकिन कहीं पर भी
अब अंत में कहाँ आया, दिल्ली आया और अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया पर सभी मूर्तियाँ दिखाया, पर जो सबकी नाकों का जो नाप लिया था वह जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। तो नाक इज्जत का और सम्मान का द्योतक होता है, वह पहचान होती है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों क्या है, वो अधिक सम्माननीय है जॉर्ज पंचम की अपेक्षा। तो तब कहा गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से छोटी निकली, अर्थात वह कम सम्माननीय है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। फिर मूर्तिकार ने और ढाढ़स बंधाया और उनको थोड़ा धैर्य बंधाया और कहा कि सन 42 में शहीद होने वाले जो बच्चे थे, उन बच्चों की भी मूर्तियाँ लगी हैं, शायद उन बच्चों की नाक इस पर फिट आ जाए। तो उसके बाद वो वहाँ भी चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने देखा तो वहाँ भी बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से काफ़ी लंबी थी, वह भी उन पर उस मूर्ति पर फिट नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे, हमारे हर देश के हर एक नागरिक का सम्मान विदेशियों से बढ़कर है। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात सिर्फ बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, फिर भी वो कोई न कोई उपाय ढूंढ रहा था। वह हार मानने वाला नहीं था। उसने एक बहुत खतरनाक, हैरतअंगेज अर्थात आश्चर्यचकित कर देने वाला उपाय बताया। उसने कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर से दरवाजे बंद हुए और उसने अपनी नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तो अंत में उसने ये निर्णय लिया कि हमारे भारतीय जो जीवित भारतीय हैं, उन्हीं में से किसी जीवित व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। तो ये बहुत खतरनाक बात थी, बहुत भयानक बात थी। तो ऐसे ही इसको सुनते ही सब सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, चौंक करके बोला कि आप लोग क्यों घबराते हैं, सारा काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। और फिर कानाफूसी हुई अधिकारियों के बीच और उसको इजाज़त दे दी गई। तो इस तरह से सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अपने देश के जीवित व्यक्ति को भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति से कम समझा और अपना काम करने से मतलब रखा। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों को वहां तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का जो तालाब था उसको सुखा दिया गया। सुखाकर उससे जितनी भी काई थी वो निकाल दी गई और उसमें फिर ताज़ा पानी डाल दिया गया। ताज़ा पानी डालने के बाद वहाँ जिंदा नाक लगाई जाए ताकि वह पानी से उसको नमी मिलती रहे और ना सूखे। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी, चुपके से चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से और भी कुछ मदद मांगी और वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि इस एक खास दिन पर हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं है। तो देखिए इस तरह से भारत में किस प्रकार से गुलाम, अभी भी लोग, हम इंग्लैंड अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं होते हुए भी हम अपनी मानसिकता के गुलाम हैं। हमने किस हद तक हम नीचे गिर सकते हैं। हम चाहते, उस समय अगर अधिकारी चाहते तो उस मूर्ति को ही वहाँ से हटा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसी जीवित व्यक्ति की नाक काट करके जॉर्ज पंचम की नाक में लगा दी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी कि उस दिन में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, किसी की भी कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि उस दिन अखबार बिल्कुल खाली थे। केवल इतनी ही खबर थी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं है। तो इस प्रकार से उस दिन पूरे अखबार खाली थे। खाली होने का मतलब है कि अखबार भी इस कार्य का विरोध कर रहे थे। तो इसलिए अखबारों में और कुछ नहीं छपा था। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं छपा था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सारे अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था का मतलब है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सारा जो भारतीय थे, जो जनसाधारण थे, जो आम जनता थी, वो इस बात का विरोध कर रही थी और शोक में थी। नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी और वो भी बुद्ध के लिए, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने
ऐसा कुकृत्य किया कि एक किसी जिंदा मनुष्य की नाक वहाँ पर लगा दी गई। तो इस तरह से यह एक व्यंग्य, लेखक ने व्यंग्य बताया है कि व्यंग्य निबंध में व्यंग्य कहा है कि किस तरह से हमारे भारतीय अपने आत्मसम्मान को खो करके एक दिखावे के लिए, अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, अपने काम, अपना मतलब निकालने के लिए, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कार्यों को पूरा कर दिया करते हैं। तो ये इस पाठ में बताया गया है।